अतीक और शाइस्ता परवीन को लेकर यूपी की सियासत भी गर्म है। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने शाइस्ता के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर सवाल खड़े किए और उसका बचाव करते हुए पूछा कि क्या शाइस्ता को सिर्फ इसलिए अपराधी मान लिया जाए क्योंकि उसका पति अपराधी था। मेरा तो सवाल यह है कि शाइस्ता परवीन क्रिमिनल हैं क्या? उन्होंने कोई क्राइम करा है? अगर करा है तो बताएं, क्योंकि उसका हस्बैंड क्रिमिनल साबित हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं महिला भी क्रिमिनल हो गई। वहीं बीजेपी विधायक दयाशंकर सिंह ने कहा कि यूपी में अपराधियों में सरकार का इस कदर खौफ है कि अगर जेलों को खुला छोड़ दिया जाए तो भी अपराधी भागने की हिम्मत नहीं करेगा। आज आप देखिए, आज जेल का ताला खोल दीजिए, लेकिन कोई अपराधी बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये योगी जी का राज्य है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अतीक, अशरफ और उमेश पाल की मर्डर के बहाने सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि पुलिस की सुरक्षा में हत्या के लिए सरकार जिम्मेदार है। कानून व्यवस्था से ऊपर बात चली गई, कोई सुनने वाला नहीं। आप खुद सोचिए, गवाह के पास सरकार की सिक्योरिटी, जिन पे आरोप था उन पे सरकार की सिक्योरिटी, और उसमें दोनों की हत्या हो जाए तो जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी अपराधियों और माफियाओं से मुक्त हो रहा है। अपराधियों में पुलिस का खौफ है। भाइयों बहनों, आज आप देखते हो कि वही अपराधी और माफिया गले में पट्टी लटका करके जान की भीख मांगने के लिए उत्तर प्रदेश से माफियाओं की सफाई की कसम खा चुके योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली। मामले के सामने आते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया, क्योंकि हाल ही में माफिया अतीक और अशरफ की सरेराह हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद फौरन केस दर्ज किया गया। यूपी एटीएस समेत सभी एजेंसियों को इस मामले की सूचना दे दी गई। प्रदेश की सारी एजेंसियां एक्टिव हो गईं। जानकारी के मुताबिक 23 अप्रैल की रात 8:22 पर सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी गई। डायल 112 मुख्यालय में सोशल मीडिया की व्हाट्सएप डेस्क पर सीएम योगी को जान से मारने की धमकी का मैसेज मिला था। मैसेज में लिखा था कि सीएम योगी को मार दूंगा जल्द ही। जिस नंबर से धमकी भरा मैसेज आया था वो किसी रेहान नाम के शख्स का बताया जा रहा है। सीएम योगी को ये धमकी उस वक्त मिली जब माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद यूपी की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। कहा जा रहा है कि अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद अतीक गैंग मिट्टी में मिल गया, लेकिन अतीक की दहशत से जुड़ी कहानियां अभी भी सामने आ रही हैं। दरअसल अतीक के नाम के अलावा उसकी दहशत की बड़ी वजह था उसका गैंग। वो गैंग जिसमें एक से बढ़कर एक खूंखार अपराधी शामिल थे। ये अतीक के एक इशारे पर फिरौती, अपहरण और हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देते थे। जी न्यूज के पास अतीक गैंग के इन अपराधियों की पूरी लिस्ट है। इस लिस्ट में एक दो नहीं बल्कि पूरे 121 बदमाशों की एंट्री है। इस लिस्ट में शामिल अतीक गैंग के अपराधियों में से एक कोई शूटर है तो कोई जमीन कब्जाने का एक्सपर्ट। कुछ अपराधी ऐसे हैं जो धमकी देने में माहिर हैं, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें मर्डर करने में महारत हासिल है। दरअसल उमेश पाल की हत्या से करीब 15 दिन पहले 9 फरवरी 2023 की डीसीआरबी यानी डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के प्रभारी ने अतीक अहमद के पूरे गैंग का खाका तैयार किया था। अतीक के गैंग में शामिल लोगों की लिस्ट बनाई गई तो इसमें 121 नाम सामने आए। इन 121 लोगों में से 58 लोग ऐसे थे जो अतीक के काफी करीबी सहयोगी थे। इन पर अतीक अहमद आंख मूंद कर भरोसा करता था। जबकि अतीक अहमद के सबसे खास या कहें कि सबसे खतरनाक अपराधियों की लिस्ट में 12 नाम थे। इनमें 4 नाम ऐसे हैं जो अतीक के सबसे खतरनाक और चहेते शार्प शूटर्स हैं। अतीक के सबसे पसंदीदा शार्प शूटर्स में पहला नाम है आबिद प्रधान का। आबिद प्रधान अतीक गैंग का एक हार्डकोर क्रिमिनल था। वो अतीक के कहने पर किसी को भी गोली मार सकता था। आबिद प्रधान पर अपहरण समेत डकैती, लूट, गैंगरेप, पुलिस पर हमले जैसे 34 से ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज हैं। उमेश पाल को अपहरण करके बयान बदलने की धमकी देने के मामले में भी आबिद प्रधान शामिल था। अतीक के पसंदीदा शार्प शूटर्स में दूसरा नाम है चित्रकूट जेल में बंद मोहम्मद फरहान का। फरहान जमीन कब्जाने का भी काम करता था। अतीक के शार्प शूटर्स में हिस्ट्री शीटर आसिफ उर्फ मल्ली का भी नाम है। आसिफ का नाम उमेश पाल अपहरण में सामने आया था। अतीक के पसंदीदा किलर्स की लिस्ट में कुख्यात हिस्ट्री शीटर जुल्फिकार का नाम भी है। जुल्फिकार फिलहाल आगरा जेल में बंद है। इन 4 शूटर्स के अलावा 8 नाम ऐसे भी हैं जो अतीक अहमद के एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते थे। गौर करने वाली बात यह है कि इनमें कुछ माफिया अतीक के रिश्तेदार हैं, जबकि कुछ ऐसे हिस्ट्री शीटर्स हैं जिनके अपराध का ग्राफ अतीक गैंग से जुड़ने के बाद तेजी से बढ़ा। अतीक के सबसे करीबी और खतरनाक अपराधियों की लिस्ट में जकी अहमद का नाम शामिल है। जकी रिश्ते में अतीक का साला है। जकी अतीक
के जमीन कब्जा करने वाले गिरोह की कमान संभालता था और फिलहाल एक व्यापारी के अपहरण के मामले में जेल में बंद है। अतीक के खास गुर्गों की लिस्ट में दूसरा नाम हिस्ट्री शीटर मोहम्मद अरमान का है। 5 लाख इनामी अरमान उमेश पाल हत्याकांड में वांटेड है और अभी तक फरार चल रहा है। अतीक के करीबी अपराधियों में इम्तियाज का भी नाम है। इम्तियाज अतीक गैंग के लिए भूमाफिया का काम करता था और उसका काम था अतीक के पसंद वाली जमीन पर जबरन कब्जा करना। अतीक के बेहद करीबी रहे गुलफूल प्रधान का बेटा बद्दू भी गैंग के लिए जमीन पर कब्जा करने का काम करता था। अतीक गैंग की लिस्ट में आसिफ दुर्रानी का भी नाम है, जो पुलिस रिकॉर्ड्स में हिस्ट्री शीटर है। आसिफ भी अभी जेल में बंद है। आसिफ का काम भी बद्दू और इम्तियाज की तरह ऊंची कीमतों वाली जमीन की निशानदेही कर उन पर कब्जा करना था। इसके अलावा अतीक का चचेरा भाई राशिद और लवकुश कुशवाहा भी उसके लिए जमीन कब्जाने का काम करते थे। पेशे से वकील रहे कपिल देव त्रिपाठी भी अतीक अहमद के लिए जमीन कब्जाने का काम करते थे। इस लिस्ट में रामलोचन यादव का भी नाम है और ये भी अतीक के लिए जमीन कब्जा करने वाले गिरोह में एक बड़ा नाम था। कर्नाटक में चुनावी रैली के दौरान अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। कर्नाटक के बागलकोट में चुनावी रैली के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो कर्नाटक दंगाग्रस्त हो जाएगा। बीजेपी ने वोट बैंक की चिंता किए बिना मुस्लिम आरक्षण खत्म कर दिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में ग्रीन रिफाइनरी प्रोजेक्ट का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का दावा है इस प्रोजेक्ट में खेती और पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद अब जिन लोगों के घर पर उसने पनाह ली थी उनकी पहचान की जा रही है। गिरफ्तारी पर एक रिपोर्ट भी केंद्र सरकार को भेजी गई है। जयपुर में 6000 सफाई कर्मियों की हड़ताल की वजह से शहर के कई इलाकों में कचरा फैला है। हड़ताल कर रहे सफाई कर्मी भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली के सरोजिनी नगर इलाके में कपड़े की दुकान में देर रात आग लग गई। दमकल की 5 गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया था। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के आईएसआई कनेक्शन के बारे में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक 2021 में गिरफ्तार किए गए आतंकी जीशान का पासपोर्ट बनवाने के लिए अशरफ ने अपने लेटर पैड पर चिट्ठी लिखकर पासपोर्ट ऑफिसर को भेजी थी। जी मीडिया के पास वो चिट्ठी भी है जो पुलिस की इस थ्योरी को साबित करती है। जनवरी 2017 की इस चिट्ठी से साफ पता चलता है कि अशरफ ने करेली से गिरफ्तार आतंकी जीशान कमर की पासपोर्ट बनवाने में मदद की थी। अशरफ ने पासपोर्ट अधिकारी को पत्र लिखकर जीशान कमर को जानने और पासपोर्ट बनाने की बात लिखी थी। अपने लेटर हेड पर अशरफ ने जीशान कमर को अच्छी तरह जानने की बात कही थी, जबकि आरोप है कि जीशान को पाकिस्तान में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी और प्रयागराज में रहकर आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने का जिम्मा सौंपा गया था। उसने अपने मददगारों के जरिए लखनऊ में भारी मात्रा में हथियार लेकर नैनी में छिपा दिया था। वो ऑनलाइन खजूर बेचने के बहाने आतंकी गतिविधियों को संचालित कर रहा था। पुलिस की पूछताछ में अतीक और अशरफ ने कबूल किया था कि वो आईएसआई के संपर्क में था। उन्होंने ये बात भी कबूली थी कि वो पाकिस्तान से हथियार खरीदते थे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कथित आतंकी जीशान कमर के जरिए ही माफिया ब्रदर्स आईएसआई से जुड़े थे? माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के बारे जाने के बाद रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब अशरफ के साले को लेकर एक बड़ी खबर आई है। पता चला है कि वो यूपी पुलिस को चकमा देकर विदेश भाग गया है। दरअसल यूपी पुलिस सद्दाम को पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश डाल रही है। उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था, जबकि सद्दाम को इस बात का डर सता रहा था कि पुलिस उसका एनकाउंटर कर देगी, जिसके बाद सद्दाम ने भारत छोड़ने का प्लान बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने सद्दाम की तलाश में बरेली पुलिस सहित कई जिलों की टीमें लगा रखी थी, लेकिन सद्दाम कुछ ज्यादा ही शातिर निकला। वो पश्चिम बंगाल के किसी एयरपोर्ट से दुबई चला गया। वैसे अतीक और अशरफ की हत्या के बाद से ही सद्दाम फरार था। पुलिस उसकी लोकेशन का पता लगा रही थी, जबकि वो बार बार अपने छिपने की जगह बदल रहा था। लेकिन यूपी पुलिस ने यह कभी नहीं सोचा था कि सद्दाम उसकी आंखों में धूल झोंक कर दुबई भाग जाएगा। दरअसल सद्दाम भी अतीक और अशरफ के नक्शे कदम पर चलते हुए एक बड़ा माफिया बनना चाहता था। उस पर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि बरेली में तो वो वांटेड की लिस्ट में भी है। सद्दाम प्रयागराज के धूमनगंज का रहने वाला है। वो जेल में अपने जीजा अशरफ से मिला करता था। आरोप है कि वो बरेली जेल में अशरफ से लोगों की मुलाकात भी करवाता था। अशरफ से मिलने के बाद आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की योजना बनाता था। आरोप है कि सद्दाम रंगदारी और हत्या का प्लान बनाया करता था और शायद यही वजह भी है कि वो पुलिस से लुका छिपी का खेल खेल रहा था। लेकिन वो पश्चिम बंगाल भागा और फिर दुबई चला गया। ये उत्तर प्रदेश पुलिस को हजम नहीं हो रहा, लिहाजा अब भी उसकी तलाश लगातार जारी है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल रहे शूटर साबिर की तलाश में यूपी पुलिस जगह जगह खाक छान रही है, लेकिन अभी तक उसके लोकेशन को लेकर कोई सटीक जानकारी हासिल नहीं हुई है।
हालांकि इस बीच खबर आ रही है कि साबिर मुंबई में कहीं छिपा हुआ है। दरअसल अतीक के संपर्क में आने से पहले साबिर 8 साल तक मुंबई में रह चुका था। साबिर मुंबई में ट्रक चलाया करता था, लेकिन साबिर मुंबई कैसे पहुंचा, ये सवाल यूपी पुलिस को परेशान कर रहा है। इसलिए क्योंकि कुछ दिनों पहले खबर मिली थी कि साबिर अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ प्रयागराज में ही कहीं छिपा हुआ है। वो शाइस्ता की हिफाजत कर रहा है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या साबिर के साथ शाइस्ता भी मुंबई चली गई, या फिर साबिर ने शाइस्ता को छोड़कर अकेले मुंबई भाग जाने में ही अपनी भलाई समझी। कर्नाटक के गांव में लोगों ने बीएसएफ का जोरदार स्वागत किया। कर्नाटक के तुमकुर में चुनावों के बीच सुरक्षा के लिए पहुंची बीएसएफ की टीम का लोगों ने जोरदार स्वागत किया है। जवानों पर फूल बरसाए गए और आरती भी उतारी गई। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। अजिंक्य रहाणे की टीम में वापसी हुई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल होगा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में गर्मी से निपटने के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। धूप से बचने के लिए मंदिर में कई जगहों पर टेंट लगाए गए हैं। दिल्ली के वजीराबाद में एक्सीडेंट करने के बाद भागने के दौरान एक कार सवार ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी है। सकरी गलियों की वजह से कार सवार भाग नहीं पाया था। दुनिया का हर देश और दुनिया का हर बड़ा नेता शांति की बातें करता है, शांति की वकालत करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि तमाम देशों ने हथियारों पर अपना खर्च बढ़ा दिया है। दुनिया भर के देशों के रक्षा खर्च पर नजर रखने वाली संस्था SIPRI यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी ताजा रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। सिप्री के मुताबिक 2022 में दुनिया भर के देशों ने रक्षा और हथियारों पर $2.24 ट्रिलियन यानी करीब 183 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। सिप्री का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोप के देशों के रक्षा खर्च में 13% का इजाफा हुआ है, जो कि 30 वर्षों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में नेटो में शामिल फिनलैंड का रक्षा खर्च 2022 में 36% बढ़ा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 2022 में रक्षा पर 71 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। रक्षा पर खर्च करने वाले देशों में दूसरे नंबर पर चीन है, जिसे 2022 में 23 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। इस लिस्ट में तीसरा नंबर रूस का है, जिसे यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच 7 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। और इस लिस्ट में चौथा नाम भारत का है, जिसे 2022 में रक्षा और हथियारों पर 6 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। हालांकि ये खर्च चीन के मुकाबले 1/4 है। Z News.